हेलो एवरीवन। हम इंडियन पिनल कोड में प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनलिटी हमारा ये टॉपिक चल रहा है क्योंकि ये इतना बेसिक टॉपिक है, बेसिक इन द सेंस टेक्निकल भी है। तो ये टॉपिक्स को समझना इतना ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ समझ आओगे तो आगे के लिए हमारे पास इतने सारे सेक्शंस को समझना इजी हो जाएगा, उनकी इंटरप्रिटेशन करना इजी हो जाएगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक्टस रिया मेंस रिया को ख़त्म कर दिया था। हमने मेंस रिया की कुछ एक्सेप्शंस देखी थी कि क्या क्या एक्सेप्शन हो सकती हैं मेंस रिया में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्टस नॉन फेसियल ट्रिम निसी मेंसिट्रिया ये मैक्सिमम हमारे इंडिया में अप्लाई होता है या नहीं होता। तो हमने ये सब चीज़ें देखी थी। तो आज हमने क्या देखना है, आज हमने डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस के बारे में बात करनी है। डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस का मतलब क्या होता है कि मतलब आप अपनी इंटेंशन को क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। अब इंटेंशन को ट्रांसफर करने का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल देता हूं। एक एग्जाम्पल से हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। जैसे सपोज करो मैं अपने एक दोस्त, उसका नाम एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसका नाम था पुलकित। तो मैं उसको क्या करने वाला था, शूट करने वाला था। मैं अपने दोस्त पुलकित को क्या करने वाला था, शूट करने वाला था। मतलब वो मेरा दुश्मन था, दोस्त हो गया, वो मेरा दुश्मन था। तो मैं उसको शूट करने वाला था, पर बीच में कौन आ गया, बीच में विधि आ जाती है। सपोज करो उनकी सिस्टर का नाम विधि था, उनकी सिस्टर आ जाते हैं बीच में विधि, और गोली किसको जाके लगती है, विधि को जाके लगती है, और विधि मर जाती है, विधि का मर्डर हो जाता है। मैंने मारना किसको था, पुलकित को, पर मर कौन जाता है, विधि। तो अब क्वेश्चन राइज होता है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे लाइक सजा होगी या नहीं होगी, क्योंकि मैंने जिसको मारना था वो तो मरा नहीं, मैंने मारना था उसको, मर गया कोई और, क्या मुझे अब सजा होगी। अब ये क्वेश्चन आ जाता है। अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ जाता है, वो क्वेश्चन क्या है, सेकंड सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं, इसका आंसर बताऊंगा मैं आपको। क्या होता है, एक डॉग होता है, उस डॉग को मैं मारने लगता हूं। डॉग वो क्या होता है, पागल हो जाता है। सपोज करो मैं उस डॉग को मारता हूं, ठीक है, या फिर डॉग जो होता है मुझे उससे नफरत होती है कि पूरा रात वो सोने नहीं देता, वो पूरी रात भौंकता रहता है। तो मुझे उस पर गुस्सा था, उस डॉग पे गुस्सा था, तो मैंने कहा इस डॉग को मार दूंगा। मैं उस डॉग को मारने लगता हूं, गोली से शूट करने लगता हूं, सिर्फ वो डॉग ही मेरे सामने होता है। पर अचानक से उस डॉग का मालिक आ जाता है और उस मालिक को गोली लग जाती है। मैंने मारना किसको था, एक डॉग को, गोली किसे लगी, एक इंसान को। क्या अब मेरा ट्रांसफर ऑफ मैलिस होगा। एक एग्जांपल और, मैं इंसान को मारने लगता हूं। अब पेट आपको पता है बड़े वफादार होते हैं, तो उन्होंने देखा कि मेरा मालिक मरने वाला है, मेरा मालिक मर जाएगा अगर शुभम ने मेरे मालिक को गोली मारी। तो मैं क्या करता हूं, मैं सीधा शूट कर देता हूं। किसको शूट करता हूं, मैं सीधा किसको शूट करता हूं, मालिक को शूट करता हूं, पर बीच में डॉग आता है और गोली डॉग को लग जाती है और डॉग मर जाता है। तो बताओ इस केस में मेरा ट्रांसफर ऑफ मैलिस होगा। ट्रांसफर ऑफ मैलिस का मतलब क्या हुआ कि आपकी एक इंटेंशन, मतलब आप जो एक्ट कर रहे थे वो एक्ट ट्रांसफर हो जाता है, किसी और के तरफ ट्रांसफर हो जाता है। मारना था मैंने किसी और को, मर कोई और गया, ट्रांसफर हो गया मैरिज। तो अब ये ऐसी सिचुएशन आती है हमारे पेपर में। अब अगर मैं सेक्शन 301 की बात करूं, 301 एक बार आपने इंडियन पिनल कोड का बेरेक में ओपन करें, 301 ओपन करें सारे। 301 क्या बता रहा है, 301 बता रहा है कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। मतलब 301 हमारा ट्रांसफर ऑफ मैलिस के साथ डील कर रहा है। हम इतना पता चल गया। 301 हम देखेंगे, बड़ा डीप में जाएंगे, पर अभी के लिए हमें पता चल रहा है कि 301 हमारा डील कर रहा है, क्योंकि मेंस रिया अभी हम खत्म कर चुके हैं, पर मेंस रिया का ये वाला पार्ट हमारा रहता था, और यही पार्ट सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत देता है, और इस पार्ट में से क्वेश्चन पक्का आते हैं, क्योंकि ये बच्चे करके नहीं जाते। अगर आप देखते हो, मेंस का पेपर देखते हो, प्री का पेपर देखते हो, इसमें से ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में आते हैं, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके पेपर के लिए। तो यहां पर ये क्वेश्चन राइज हुआ। तो अगर मैं बात करूं
तो कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मैलिस जो होगा वो पर्सन टू पर्सन होगा वो एनिमल टू पर्सन नहीं होता या पर्सन टू एनिमल नहीं होता। इसका एग्जाम्पल देता हूं, मैंने ए को मारना था, बी मर गया, जैसे मैंने पुलकित को मारना था, विधि की डेथ हो जाती है। अब इसमें ट्रांसफर ऑफ मैलिस हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रांसफर ऑफ मैलिस हो गया। मैंने मारना था उसको ही, पर मर कोई और गया, मैटर नहीं करता, मरा तो ह्यूमन बीइंग ही, एक पर्सन ही मरा, एक इंसान ही मरा, बात खत्म। मैंने मारना था एक इंसान को, मर गया एक जानवर, यहां पर ट्रांसफर ऑफ मैलिस नहीं होगा, यहां पर ट्रांसफर ऑफ मैलिस नहीं होगा। इसका मैं आपको सेक्शन बताऊंगा, सेक्शन के साथ हम इंटरलिंक करेंगे कि इसका ट्रांसफर ऑफ मैलिस क्यों नहीं हो रहा है, एक एनिमल का ट्रांसफर ऑफ मैलिस क्यों नहीं हो रहा। सबसे पहले आप सेक्शन 299 ओपन करो। 299, सबसे पहले 299 ओपन करो। 299 क्या बता रहा है? Whoever cause death by doing an act with the intention to causing death or intention of causing such bodily injury as likely to cause death or with the knowledge that he is likely by such act is cause death commit the offense of culpable homicide। हमें सेक्शन 299 ये बता रहा है, मतलब सेक्शन 299 जो डेथ की बात कर रहा है वो ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा है। अगर हम इसकी स्टार्टिंग चैप्टर की बात करें, चैप्टर में स्टार्टिंग में क्या बता रहा है? ऑफेंस अगेन अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, मतलब ये ऑफेंस सिर्फ किससे रिलेटेड है? ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है और किसी चीज से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ ह्यूमन बॉडी। तो अगर मैं बात करूं इसमें सेक्शन 46 की बात करूं, सेक्शन 46 अगर आप ओपन करते हो, प्लीज अपना सेक्शन 46 ओपन करें, जो डील कर रहे हैं डेथ के साथ। डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। हमें सेक्शन 46 स्पेसिफिकली बता रहा है कि जहां पर डेथ हो रही है वो ह्यूमन बीइंग से डील कर रहा है, और हमें चैप्टर की स्टार्टिंग भी बता रही है ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, सिर्फ ह्यूमन बॉडी के ऑफेंस से डील कर रहा है। अगर मैं डेथ करूं, सेक्शन 46 की मैंने डेथ की बात करी, वो ह्यूमन बीइंग की डेथ से बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एनिमल, एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। कहते हैं एनिमल को हम लिविंग बीइंग मान रहे हैं, पर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग, अदर देन अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के अलावा वो बाकी एनिमल्स होंगे जो लिविंग बीइंग है, जो जिंदा है, जो सांस ले रहे हैं, वो आपके एनिमल्स में आ जाएंगे। तो इतना समझ आ गया। तो इसलिए अगर हम बात करें सेक्शन 301 की, अगर मैं बात करूं, सेक्शन 301 हमारा टेक्निकली किससे डील कर रहा है? ट्रांसफर ऑफ मैलिस। अगर हम इसकी स्टार्टिंग लाइन पढ़ें, कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ पर्सन, वो पर्सन की बात कर रहा है। तो मतलब पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर ऑफ मैलिस हो जाएगा, पर पर्सन टू एनिमल ट्रांसफर ऑफ मैलिस नहीं होगा, क्योंकि हमारा सेक्शन 46, सेक्शन 47, सेक्शन 300 और हमारा चैप्टर, जो चैप्टर के अंडर हमारा कल्पेबल होमिसाइड या ट्रांसफर ऑफ मैलिस या मर्डर हमारा आ रहा है, वो स्पेसिफिक चैप्टर किससे डील कर रहा है? हमारा ह्यूमन बॉडी से डील कर रहा है, ह्यूमन बीइंग से डील कर रहा है, ना कि एक एनिमल से डील कर रहा है। हमें 3-4 चीज़ें देखनी पड़ी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रांसफर ऑफ मैलिस किस तरीके से हो रही है। तो अभी हमें ये बात समझ आ गई है। तो इतना समझ आ गया। एक केस था, प्लीज इस केस को लिख लो, क्वीन वर्सेस लैटिमर, 1886 का केस है। ये हमारा लैंडमार्क जजमेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। ये हम हर एक बुक में देखेंगे, हर एक कमेंट्रीज में इस केस के बारे में जिक्र किया गया है। इस केस को काफ़ी ज़्यादा इंटरप्रेट करके हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या ही होता है, यही सेम स्टोरी होती है। ए शूट करता है बी के डॉग को, ठीक है, उसकी इंटेंशन क्या होती है? डॉग को किल करना है, बट क्या होता है? सी उस केस में मर जाता है, कोई और अदर पर्सन मर जाता है, कोई थर्ड पर्सन मर जाता है। मतलब कि इसमें डॉग नहीं मरता, इसमें थर्ड पर्सन मर जाता है। तो कहते क्या इसमें ट्रांसफर ऑफ मैलिस होगी? तो जब हमने सेक्शन 46, 47, 299, 301, 300, ठीक है, ये जब हम सेक्शंस को इंटरलिंक करते हैं, इससे हमें साफ साफ समझ आ रहा है कि हमारी ट्रांसफर ऑफ मैलिस सिर्फ पर्सन टू पर्सन होगी, ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग होगी। पर ह्यूमन बीइंग
भी एक लिविंग क्रिएचर होते हैं, एनिमल्स भी एक लिविंग क्रिएचर होते हैं, पर हमें सेक्शन 46 47 अगर हम पढ़ें उसमें साफ साफ लिखा हुआ है एनिमल्स के बारे में, एनिमल लिविंग क्रिएचर हैं बट अदर देन ह्यूमन बीइंग, तो इसलिए ट्रांसफर ऑफ मैलिस में एनिमल्स नहीं आएंगे। ठीक है, हाँ मैं एक डॉग को मार रहा था, शूट कर रहा था, ठीक है, तो मैं ऑफेंस के लिए लाइबल हूँ। देखो हमारा एनिमल्स को हम प्रॉपर्टी में लेके आ जाते हैं तो मैं कहीं ना कहीं मिसचीफ के ऑफेंस के लिए लाइबल हो जाऊंगा। कौन से ऑफेंस के लिए लाइबल हो जाऊंगा? मिसचीफ के ऑफेंस के लिए लाइबल हो जाऊंगा। तो हमें इतना पता चल गया कि मेंजरिया, हमारा ट्रांसफर ऑफ मेंजरिया कब होता है, कैसे होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पास स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी भी है, मतलब एक तरह से कि मेंजरिया अगर नहीं होता तब भी आप लाइबल हो जाते हो। तो हमारे पास स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कंसेप्ट है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होता क्या है? बेसिकली वो हमारे सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। जैसे किडनैपिंग की बात करूं, कईयों में इंटेंशन लिखी हुई है, ऐसा नहीं है कि हमारा आईपीसी एक जनरल रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, एक्सेप्शंस हर जगह है। पर अगर मैं बात करूं किडनैपिंग में आपको कहीं भी इंटेंशन वर्ड यूज नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया था थेफ्ट में डिसऑनेस्ट इंटेंशन वर्ड यूज किया गया है, पर हमारा किडनैपिंग में कहीं भी इंटेंशन वर्ड यूज नहीं किया गया। किडनैपिंग को हम काफ़ी सीरियस मानते हैं। एक बच्चे की किडनैपिंग बहुत बड़ा ऑफेंस है, बहुत सीरियस ऑफेंस है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, अगला सेक्शन ओपन करें एक, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कितना बड़ा पार्ट है हमारे आईपीसी में, क्योंकि हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को कभी भी जिक्र नहीं करते इंडियन पिनल कोड में, ना कभी करवाया जाता। तो देखते हैं एक बार, सेक्शन 375 ओपन करो। अ मैन इज सेड टू कमिट रेप, उसमें कहीं भी इंटेंशन का जिक्र नहीं किया गया। रेप हुआ, लड़की की कंसेंट नहीं थी, मैटर नहीं, बस वही मैटर करता है, उसकी कंसेंट थी, बात खत्म, आप कोई ऑफेंस के लिए लायबल नहीं हो। उसकी कंसेंट नहीं थी, आपकी रेप करने की इंटेंशन थी नहीं थी, अब वो बात ही खत्म हो जाएगी। बस आपने पेनिट्रेट किया, या फिर जो भी आईपीसी में लिखा हुआ है कि कब कब आपका रेप का ऑफेंस बनता है, या जब मैं आपको करवाऊंगा तब बताऊंगा, तब आप रेप के लिए क्या हो जाओगे, लायबल हो जाओगे। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आ रहा है। ऐसे ही हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट्स होते हैं, रेगुलेशन एक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा ट्रैफिक रूल्स है, रेगुलेशन एक्ट में है। अब मैं क्लास के लिए लेट हो रहा था, मैंने कहा 10 बजे मेरी क्लास है, लाइट थी 130 सेकंड, 140 सेकंड, 150 सेकंड की आजकल चंडीगढ़ में काफ़ी सारी लाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, ट्रैफिक लाइट्स की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा 2-2.5 मिनट तो मेरे यहाँ ख़राब हो जाएंगे, 10 बजने को सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, अगर मैं लाइट तोड़ूंगा तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, 2.5 मिनट पहले पहुँच जाऊँगा। लाइट तोड़ दी, आपके पास रीज़न अच्छा था, पर इंटेंशन मैटर नहीं करेगी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आप लायबल हो जाओगे। तो ऐसे ही हमारे पास इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो होते हैं, फाइनेंशियल रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं, आपने ऑफेंस किया तो आप लायबल हो जाओगे, किसके लिए? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए। किसके लिए लायबल हो जाओगे? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए लायबल हो जाओगे। समझ आया सभी को? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, यस, अगला ऑफेंस देखते हैं। नेक्स्ट, वाइकेरियस लायबिलिटी। अगर आप देखते हो वाइकेरियस लायबिलिटी हमें कहीं भी नहीं बता रखा। वाइकेरियस लायबिलिटी का कंसेप्ट हमें कहीं भी आईपीसी में देखने को नहीं मिलता। हम ये मानते हैं कि वाइकेरियस लायबिलिटी का कंसेप्ट आपका इंडियन पिनल कोड में है ही नहीं। हम ये चीज़ लेके चलते हैं, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। जो हम ये चीज़ कहते हैं कि आईपीसी का कंसेप्ट हमारे है ही नहीं, ये चीज़ गलत है। अगर आप देखते हो कि आईपीसी हमारे पास वाइकेरियस लायबिलिटी कहीं ना कहीं यूज होता है। वाइकेरियस लायबिलिटी बेसिकली टोर्ट्स का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है? टोर्ट्स का कंसेप्ट है। पर वाइकेरियस लायबिलिटी कहीं ना कहीं हमारा कंसेप्ट है। कहीं ना कहीं हम आईपीसी में भी वाइकेरियस लायबिलिटी का कंसेप्ट देखते हैं। मैं आपको विद सेक्शन बताऊंगा। सेक्शन 154 ओपन करो। ऑनर और ऑक्युपायर ऑफ लैंड ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड। ऑनर और ऑक्युपायर मतलब यहाँ कहीं ना कहीं सर्वेंट के बारे में डील कर रहा है। 155 सेक्शन डील करो। लायबिलिटी ऑफ पर्सन हुज बेनिफिट राइट इज कमिटेड, यहाँ भी ओनर की कहीं ना कहीं बात हो रही है। 156 लायबिलिटी ऑफ एजेंट ऑफ ओनर और ऑक्युपायर हुज बेनिफिट राइट इज कमिटेड, यहाँ भी कहीं ना कहीं एक
ओनर की बात हो रही है। ऐसे सेक्शंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, ऐसे सेक्शंस आपको वाइकेरियस लायबिलिटी के देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर लायबिलिटी है ओनर की, चाहे ओनर की इंटेंशन नहीं थी, फिर भी ओनर क्या हो रहा है, लाइबल हो रहा है। ओनर फिर भी क्या हो रहा है, लाइबल हो रहा है। तो वाइकेरियस लायबिलिटी के हमारे मेनली ये 3 सेक्शंस जो मैंने आपको दिखाए, ये डील करते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी के साथ। तो ये था हमारा एक मेंस रिया का पूरा कंसेप्ट, मेंस रिया की एक्सेप्शंस, एक्टर्स नोन फेसियर ट्रिम, निसी मेंस रिया की एक्सेप्शन, हमने वो सब एक्सेप्शंस को देखा। अब हम देखते हैं सेक्शन 52। सेक्शन 52 हमारा डील करता है गुड फेथ के साथ, क्योंकि मेंस रिया को हम और ज़्यादा कैसे समझेंगे कि जब हम गुड फेथ को भी पढ़ लेंगे। देखो एक बात समझना, जब आप जुडिशरी पढ़ते हो ना, आपको हर एक सेक्शन को टेस्ट करना पड़ता है, हर एक सेक्शन को देखना पड़ता है। मेंस रिया अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको बैड इंटेंशन तो देख ही रहे हो, गुड इंटेंशन भी देखनी पड़ेगी। मेंस रिया अगर आप देख रहे हो, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी एक्सेप्शंस क्या है या नहीं है। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चंस पुट कर लिए, आप क्या चुप रहोगे? आप कहोगे कि मैंने तो रट्टा मारा था, मैंने तो याद किया था बुक में जो लिखा हुआ था? नहीं, तभी आपके नंबर कट हो जाएंगे। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, जब आप सभी आंसर्स दोगे इंटरव्यू में बैठ के, तो वो कहेगा कि हाँ इस बच्चे को सब आता है। वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आप ये सब चीज़ें कहाँ से सीख के आए हो, कहाँ से पढ़ के आए हो, कि आपको इतनी डेप्थ में नॉलेज है। तो इसलिए प्लीज़ हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। ये चीज़ याद रखना। अगर जुडिशरी कर रहे हो, सेमेस्टर के लिए पेपर दे रहे हो, 2 दिन पहले पढ़ो, पास हो जाओगे, गारंटी दे रहा हूँ। पर जुडिशरी में ऐसा नहीं होगा, ऐसे पास नहीं होगे, ऐसे कट ऑफ में नहीं आओगे। ठीक है, चलो। तो गुड फेथ की बात करूं, सेक्शन 52 हमारा आईपीसी में गुड फेथ की बात कर रहा है। पर अगर मैं सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ की गुड फेथ की बात करूं, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या है, डिफरेंस है। आईपीसी का गुड फेथ दूसरा है, सिविल लॉ का गुड फेथ कुछ और बताता है। सिविल लॉ का गुड फेथ समझने के लिए हमें सेक्शन 3 क्लोज 22 ऑफ जनरल क्लोज एक्ट को देखना पड़ेगा। सेक्शन 3 क्लोज 22 ऑफ जनरल क्लोज एक्ट गुड फेथ को डिफाइन करता है। वो बताता है एक्ट डन विद गुड इंटेंशन, वो आपका गुड फेथ होता है। पर अगर मैं क्रिमिनल लॉ की बात करूं, सेक्शन 52 की बात करूं, सेक्शन 52 में क्या बता रहा है, एक्ट डन विद ड्यू केयर एंड डिलीजेंस, वो आपका गुड फेथ है। वो आपका क्या है, गुड फेथ है। कहते हैं मतलब क्रिमिनल लॉ में, आईपीसी में, अगर गुड फेथ में अगर आपने विद ड्यू केयर एंड डिलीजेंस कोई एक्ट नहीं किया, विद ड्यू केयर एंड डिलीजेंस अगर आपने एक्ट नहीं किया, तो वहां पर आपका गुड फेथ नहीं होगा। फैक्ट बता रहा हूं, गुड फेथ को बच्चे गुड इंटेंशन के साथ ले जाते हैं, ये चीज प्लीज मत करना। विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव टू बी डन इन गुड फेथ। समझ आया? अगर आप देखो, समझ आया आपको इतना कंसेप्ट गुड फेथ का, कि गुड फेथ का मतलब क्या होता है? तो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में गुड फेथ का मतलब है, मतलब क्रिमिनल लॉ में आपका गुड फेथ अगर नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, तो वो आपका गुड फेथ नहीं है। इंटेंशन तो बाहर में गई, इंटेंशन को छोड़ दो। अभी आप कहते हो ना कि अच्छा एडवोकेट कैसे बनना है, अगर आप इन वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन ऐसे करोगे, अगर जैसे आपको बोलोगे कि सर ये गुड फेथ में तो नेग्लिजेंस, ड्यू डिलीजेंस और ड्यू केयर एंड डिलीजेंस मैटर करती है, ये सिविल लॉ की तरह नहीं एक्ट करता, सिविल लॉ में गुड इंटेंशन मैटर करती है, सिविल लॉ को छोड़ दो, हम क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं, क्रिमिनल लॉ में सेक्शन 52 बताता है। तो इसके ऊपर एक केस है, सुब्बाराव वर्सेस कबीर राज, सुब्बाराव कबीर राज वर्सेस एम्परर का केस है। सुब्बाराव कबीर राज वर्सेस एम्परर का केस है, 1887 का केस है। सुब्बाराव कबीर राज वर्सेस एम्परर का केस है, 1887 का केस है। इस केस में क्या होता है, इस केस में वो हकीम होता है, एक इंसान, तो एक पेशेंट जाता है हकीम के पास, तो हकीम उसका ऑपरेशन करता है नाइफ के साथ। वो नाइफ कौन सा होता है, वो नाइफ घर में यूज कर रहा होता है, बस उसी नाइफ के साथ कर देता है। वो कहता है कि क्या फर्क पड़ेगा, कर देता हूँ। ऑपरेशन जब करता है, उससे क्या हो जाता है, उससे इंसान काफी ज्यादा
अफेक्टेड हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, उसको उसका ब्लड लॉस हो जाता है, इंजरी हो जाती है, ठीक है। तो अब इसमें आता है, सुब्बाराव कहता है कि सर देखो जनरल क्लॉज एक्ट के अकॉर्डिंग मेरी इंटेंशन गुड इंटेंशन थी, मैंने गुड इंटेंशन के कारण उसका ऑपरेशन किया, तो इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए। पर सेक्शन 52 दूसरे वकील ने कहा सर सेक्शन 52 हमारा देखो तो सही आईपीसी में, वहाँ पर केयर करनी जहाँ पर चाहिए वहाँ केयर करो। ड्यू केयर एंड डिलीजेंस वर्ड यूज़ किया गया है हमारा, ड्यू केयर एंड अटेंशन वर्ड यूज़ किया गया है हमारा आईपीसी में। कहते ऐसे कैसे, उसको कोई भी डिफेंस नहीं मिल सकता कि उसकी इंटेंशन नहीं थी। उसे कोई भी डिफेंस नहीं मिल सकता कि उसकी इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि आईपीसी में सेक्शन 52 गुड फेथ को अलग तरीके से दर्शाता है, अलग तरीके से बताता है। तो एग्जांपल देता हूँ, एक मलेरकोटला पंजाब में एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर भी एक दो ऐसे बाबे हैं जो कहते हैं कि हम दंदी मारकर बाइट कर कर आपकी पेन ठीक कर देंगे, या फिर कुछ हड्डियों के डॉक्टर हैं कि हम आप हमारे पास आओ हम आपकी हड्डी ठीक कर देंगे। ना उनके पास डिग्री, ना उनके पास एनरोलमेंट, ना उनके पास कोई लाइसेंस, कुछ भी नहीं, इसके बिना भी वो ऐसा एक्ट कर रहे हैं। तो अगर कुछ हो जाता है तो वो सीधा सीधा क्या हो जाएंगे, लाइबल हो जाएंगे अंडर आईपीसी। तो उनको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, उनको कोई गुड फेथ का नहीं मिलेगा कि गुड फेथ में उन्होंने ट्रीटमेंट किया। तो ये चीज़ याद रखना। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सभी को ये लेक्चर समझ आया हो। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।